नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश से। दोस्तों आज हम देखेंगे रिवीजन क्लास सेकंड जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले दोस्तों हमने इंग्लिश से जो है रिवीजन क्लास फर्स्ट जो है डिस्कस किया था, जिसको आप दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देवयानी इज ए कैरेक्टर इन शशि देशपांडेज फेमस नोवेल, विच इज द नोवेल। ऑप्शन देखिए, इफ आई डाई टूडे, इन द कंट्री ऑफ डिसाइड, कम अप एंड बी डेड, या फिर नन ऑफ दीज। आपको बताना है दोस्तों देवयानी जो कैरेक्टर है दोस्तों ये शशि देशपांडेज के किस नोवेल का कैरेक्टर है, ये आपको बताना है। क्या हो जाएगा आंसर बताइए। ये मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा इन द कंट्री ऑफ डिसाइड। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे शशि देशपांडे के किस नोवेल में आपका ये कैरेक्टर है देवयानी, तो ये है दोस्तों इन द कंट्री ऑफ डिसाइड। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको मैंने शशि देशपांडे के बारे में डिटेल में बताया था। ठीक है, शशि देशपांडे से दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखनी है। देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है शशि देशपांडे का जो है जन्म कब हुआ था, बॉर्न। ठीक है, यानी कि याद रखेंगे 1938 में शशि देशपांडे का जन्म हुआ था। 1938 में कहाँ हुआ था अगर पूछा जाएगा तो आंसर आपका क्या रहेगा? धारवाड़ कर्नाटका। ठीक है, धारवाड़ कर्नाटका। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है इनका पहला नोवेल आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, शशि देशपांडे का पहला नोवेल कौन सा है? तो इनका पहला नोवेल है दोस्तों द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, कौन सा है? द डार्क होल्ड्स नो टेरर। ठीक है, द डार्क होल्ड्स नो टेरर जो है ये पहला नोवेल है दोस्तों शशि देशपांडे का। और ये कब आया था ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आया था 1980 में। ठीक है, 1980 में आया था इनका ये नोवेल। पहला नोवेल है, ये पूछा जा सकता है आपको। साथ ही साथ दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है शशि देशपांडे को। कब मिला है और किस नोवेल के लिए मिला है ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए शशि देशपांडे को जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड किस नोवेल के लिए मिला? दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे दैट लॉन्ग साइलेंस। ठीक है, दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए क्या मिला था? शशि देशपांडे को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखेंगे 1990। ठीक है, 1990 में शशि देशपांडे को जो है क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किसके लिए मिला था? दैट लॉन्ग साइलेंस के लिए। ठीक है, साथ ही साथ इनके जो इम्पोर्टेंट दोस्तों वर्क्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे आपका रूट्स एंड शैडोज इनका वर्क है। ठीक है, इफ़ आई डाई टूडे। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, इफ़ आई डाई टूडे जो है इनका जो नोवेल है दोस्तों ये कब आया पूछा जा सकता है। ये आया था आपका 1982 में, 1982 में आया था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर इन द कंट्री ऑफ डिसाइड जो है ये इनका जो वर्क है कब आया था? ये आया था 2008 में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ कम अप एंड बी डेड ये कब आया था? ये आया था आपका 1983 में। ठीक है, इसके साथ साथ दैट लॉन्ग साइलेंस हो गया, 1988 में आया था। ठीक है, अ मैटर ऑफ टाइम इनका दोस्तों वर्क है, पूछा जा सकता है आपको, 1996 में आया था। ठीक है, ये सारे वर्क्स दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता रखे हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु इज द मेन प्रोटैगनिस्ट इन शशि देशपांडेज नोवेल रूट्स एंड शैडोज। ठीक है, आपको बताना है रूट्स एंड शैडोज में आपको बताना है दोस्तों मेन प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, ऑप्शन देखिए, जया, इंदु, राधिका, या फिर इंदिरा। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए।
अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, शशि देशपांडे की जो वर्क्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपका रूट्स एंड शैडोज है, ये कब आया था ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रूट्स एंड शैडोज इनका आया था 1983 में, ठीक। तो यहाँ पर जो मेन प्रोटागोनिस्ट था दोस्तों कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर इंदु जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इंदु जो है मेन प्रोटागोनिस्ट है दोस्तों रूट्स एंड शैडोज में, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ विजय तेंदुलकर मोस्ट फेमस प्ले। आपको यहाँ पर बताना है विजय तेंदुलकर का मोस्ट फेमस प्ले इनमें से कौन सा है। ऑप्शन देखिए, तुगलक, तारा, घासीराम कोतवाल या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, विजय तेंदुलकर से भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इसको भी अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों घासीराम कोतवाल, ठीक है। इनका जो मोस्ट फेमस प्ले है विजय तेंदुलकर का कौन सा है, घासीराम कोतवाल है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजय तेंदुलकर की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका इनका बॉर्न और इनका जो डेथ है वो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था विजय तेंदुलकर का, ठीक है। बॉर्न इनका जन्म हुआ था 1928 में, ठीक है। कब हुआ था, 1928 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, मुंबई में हुआ था। और डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 2008 में हुई थी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डाइड 2008 में जो है इनकी डेथ हुई थी दोस्तों विजय तेंदुलकर की। और इनकी जो वर्क्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे आपका घासीराम कोतवाल हो गया, ठीक है। घासीराम कोतवाल कब आया था इनका ये वर्क, ये भी ध्यान रखेंगे। कब आया था, 1972 में, 1972 में आया था इनका, ठीक है, घासीराम कोतवाल। साथ ही साथ अदर वर्क्स की बात करें, जैसे आपका सखाराम बाइंडर इनका वर्क है, ठीक है। सखाराम बाइंडर ये आया था आपका 1972 में ही आया था, ठीक है। तो इनके काफ़ी सारे वर्क्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इन विच बर्नार्ड शॉ प्ले अ यंग फ्रेंच हीरोइन इज द लीड कैरेक्टर। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किस प्ले में जो है आपको यंग फ्रेंच हीरोइन लीड कैरेक्टर में देखने को मिलती है। ऑप्शन देखिए, मेजर बारबरा, सेंट जॉन, कैंडिडा, पिगमेलियन। चलिए आंसर कीजिए। ये सभी जो हैं वर्क्स किसके हैं, ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की वर्क है। ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, मेजर बारबरा, सेंट जॉन, कैंडिडा एंड पिगमेलियन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है किस वर्क में दोस्तों आपको देखने को मिलता है, ठीक है, लीड कैरेक्टर जो है अ यंग फ्रेंच हीरोइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का, 4 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 का सेंट जॉन, ठीक है। तो सेंट जॉन में जो लीड कैरेक्टर है वो कौन है, आपका अ यंग फ्रेंच हीरोइन है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से तो पूछा जाएगा दोस्तों आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से, ठीक है। यहाँ से इनके सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने। सेंट जॉन कब आया था ये पूछा जा सकता है, ये आया था आपका 1923, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सेंट जॉन कब आया था, 1923 में आया था सेंट जॉन, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करें दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो जन्म हुआ था ये आपको पूछा जा सकता है। बॉर्न इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 1856 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 1856 में जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था मैंने पहले भी बताया आपको, डबलिन में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। कई बार पूछा है, डबलिन आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जो है नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। कब मिला था, वो मिला था दोस्तों 1925 में, ठीक है। 1925 में क्या मिला था इनको, नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए, ठीक है। नोबेल प्राइज ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। बाकी इनके वर्क्स की बात करें तो ये सारे वर्क्स आपने पढ़े हैं। मेजर बारबरा हो गया, ठीक है। कब आया था मेजर बारबरा इनका, ये आया था दोस्तों, ये प्ले आया था 1905 में, ठीक है। मेजर बारबरा जो प्ले है ये कब आया था, 1905 में आया था। सेंट जॉन मैंने बता दिया आपको 1923 में आया था, ठीक है। इसके साथ साथ कैंडिडा जो है आपका,
ये कैंडिडा वर्क आया था इनका 1898 में, ठीक है, 1898 यानी कि 1898 में आया था कैंडिडा। और बात करें पिग्मेलियन की, तो पिग्मेलियन आया था इनका प्ले 1912 में, ठीक है। इनके सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। जैसे आपका आर्म्स एंड द मैन है, किसका वर्क है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है, आर्म्स एंड द मैन 1894 में आया था, ठीक है। मैन एंड सुपरमैन हो गया, ठीक है, विडोवर हाउस हो गया, ये सारे वर्क्स हैं दोस्तों किसके हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के, ठीक है। सभी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों, हु इज द प्रोटागोनिस्ट इन अरविंद अडिगाज नोवेल द व्हाइट टाइगर। आपको बताना है प्रोटागोनिस्ट अरविंद अडिगाज नोवेल द व्हाइट टाइगर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था तो ध्यान रखेंगे। द व्हाइट टाइगर जो नोवेल है दोस्तों किसका है, ये है अरविंद अडिगा का, ठीक है। इसमें आपको पूछा गया है प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। ऑप्शन देखिए, पिंकी, अशोक, बलराम हलवाई या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो राइट आंसर 5 का क्या हो जाएगा, बलराम हलवाई, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान रखेंगे अरविंद अडिगा की द व्हाइट टाइगर में जो प्रोटागोनिस्ट है कौन है, बलराम हलवाई, ठीक है। अरविंद अडिगा के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरविंद अडिगा का जो है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था आपको पूछा जा सकता है, बॉर्न। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1974 में, ठीक है। 1974 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था, चेन्नई में, ठीक है, ठीक है। नोट भी करते रहे आप, मद्रास चेन्नई में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। इनको दोस्तों क्या मिला था, मैन बुकर प्राइज मिला था दोस्तों। इनके नोबेल के लिए, किस नोबेल के लिए मिला था पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे द व्हाइट टाइगर के लिए इनको क्या मिला था, 2008 में मैन बुकर प्राइज मिला था, ठीक है। मैन बुकर प्राइज, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक। मैन बुकर प्राइज मिला था इनको, कब मिला था, 2008 में मिला था मैन बुकर प्राइज। किसके लिए मिला था, द व्हाइट टाइगर के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। इन 1968 कमला दास रिसीव्ड द केरला साहित्य अवार्ड फॉर विच स्टोरी, ठीक है। आपको बताना है कमला दास को जो है 1968 में कमला दास को केरला साहित्य अवार्ड मिला था, तो किस स्टोरी के लिए मिला था ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका, समर इन कलकत्ता, माई स्टोरी, थनप्पू या फिर अल्फाबेट ऑफ लस्ट। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। पहला तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको सीधे पूछा जा सकता है कमला दास को केरला साहित्य अवार्ड कब मिला था, ठीक है। ये मिला था दोस्तों 1968 में, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक। किस स्टोरी के लिए मिला था, तो यहाँ पर 6 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थानप्पू, ठीक है। क्या हो जाएगा, थानप्पू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ कमला दास के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। कमला दास से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इनका जो जन्म हुआ था पूछा जाता है कई बार, इसके बारे में पूछा है। 1934 1934 में जन्म हुआ था कमला दास का, ठीक है। और साथ ही साथ इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है, वो है दोस्तों माई स्टोरी, ठीक है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है, माई स्टोरी, ठीक। साथ ही साथ इनके जो वर्क्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। काफ़ी सारे वर्क्स हैं कमला दास के, जिसको आपने सभी ने जो है दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, एजी गार्डनर बिलोंग टू द एज। आपको बताना है एजी गार्डनर जो है ये किस एज से बिलोंग करते थे दोस्तों। ऑप्शन देखिए, मॉडर्न एज, मिडिल एज, क्लासिकल एज या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। एजी गार्डनर दोस्तों ये किस एज से बिलोंग करते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा 7 का। क्या हो जाएगा राइट आंसर, मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं दोस्तों एजी गार्डनर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न एज से और कौन कौन से राइटर आते हैं आपको ध्यान में रखनी है, जैसे आपका टी.एस. इलियट,
ठीक है। टी.एस. इलियट किस एज से बिलोंग करते हैं आपके, ये भी मॉडर्न एज से है, ठीक है। W.B. येट्स हो गए, ठीक है, W.B. येट्स, ठीक है। इसके अलावा जो है और कौन से हैं, इजरा पाउंड हो गया, ठीक है, थॉमस हार्डी हो गए, ठीक है, J.B. जॉर्ज बर्नार्ड शो हो गए, ठीक है, G.B. शो, ठीक है, G.B. शो के साथ साथ याद रखेंगे हार्डी हो गया, थॉमस हार्डी, ठीक है। ये सभी जो हैं दोस्तों आपके मॉडर्न एज से बिलोंग करने वाले राइटर हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर A.G. गार्डनर की दोस्तों, ठीक है। A.G. गार्डनर के बारे में आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। A.G. गार्डनर का पेन नेम पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। A.G. गार्डनर का पेन नेम क्या था, ठीक है, इनका पेन नेम, ठीक है। तो A.G. गार्डनर का पेन नेम है दोस्तों अल्फा ऑफ द प्लाउ, ठीक है, क्या है, ALPHA, अल्फा ऑफ द प्लाउ, PLOUGH, ठीक है। ये इनका पेन नेम है, कई बार पूछा गया है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों इनका बॉर्न पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको A.G. गार्डनर से याद रखना है, इनका जन्म पूछा जा सकता है आपको, बॉर्न। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1856 में, इनका जन्म हुआ था 1856 में, ये ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं दोस्तों, जैसे आपका पिलर्स ऑफ सोसाइटी हो गया, ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो A.G. गार्डनर के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जैसे आपका पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। पिलर्स ऑफ सोसाइटी हो गया, ठीक है। द वॉट लोटस हो गया, ठीक है। पेबल्स ऑन द शोर हो गया, ठीक है। सारे वर्क्स किसके हैं, A.G. गार्डनर के हैं, ठीक है। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर इनका पूरा नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पिलर्स ऑफ सोसाइटी कब आया था इनका, 1913 में आया था, 1913 में, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पेबल्स की बात करें, पेबल्स ऑन द शोर, ठीक है, पेबल्स ऑन द शोर, SHORE, पेबल्स ऑन द शोर, ये आया था 1916 में, 1916 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हु वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द शैडो लाइन्स। तो शैडो लाइन्स के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था और किसको मिला था, आप जानते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए, विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, विजय तेंदुलकर या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों उसका राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अमिताभ घोष, ठीक है। आप सभी जानते हैं द शैडो लाइन्स जो है दोस्तों किसका वर्क है, अमिताभ घोष का है। और द शैडो लाइन्स के लिए इनको क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अमिताभ घोष से, ठीक है। अमिताभ घोष से आपको क्या पूछा जा सकता है, इनका दोस्तों जन्म पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं हर राइटर का जो है दोस्तों आपको यहाँ पर बॉर्न और जो है डेथ यानी कि डाइट के बारे में बता रहा हूँ, इनको आपने ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1956 में, जन्म हुआ था दोस्तों किसका, अमिताभ घोष का, ठीक है। कहाँ हुआ था इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था दोस्तों कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ हुआ था, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है अमिताभ घोष का फर्स्ट नोवेल, ठीक है, इनका फर्स्ट नोवेल कौन सा था, फर्स्ट नोवेल, ठीक है। इनका फर्स्ट नोवेल था दोस्तों द सर्कल ऑफ रीजन, ठीक है। क्या था, द सर्कल ऑफ रीजन, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, REASION, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनका जो फर्स्ट नोवेल था वो कौन सा था, द सर्कल ऑफ रीजन, ठीक है। यहाँ पर रीजन की स्पेलिंग सी कर लीजिएगा, REASON, ठीक है, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इनको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था दोस्तों अमिताभ घोष को, ये कब मिला था, ठीक है, किसके लिए मिला था, ये तो आपको पता है, द शैडो लाइन्स के लिए मिला था। और कब मिला था अगर पूछा जाएगा
तो नोट करेंगे दोस्तों 1989 में मिला था। ठीक है, शैडो लाइन के लिए इनको जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था, तो ये मिला था दोस्तों अमिताभ घोष को, कब मिला था 1989 में। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका द शैडो लाइन्स हो गया। ठीक है, साथ ही साथ द कलकत्ता क्रोमोसोम या इनका वर्क है। ठीक है, द ग्लास प्लेस। ठीक है, रिवर ऑफ स्मोक। ठीक है, द हंग्री टाइड। ये सारे दोस्तों इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। और इस सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको पहले सारे क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे और सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 का आंसर करेंगे दोस्तों। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन अनटचेबल। ठीक है, अनटचेबल किसका वर्क है, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक है, इसमें आपको बताना है प्रोटैगनिस्ट नेम। ऑप्शन देखिए, राम, हरि, मोहन, भाका। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाका। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनटचेबल को दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कैरेक्टर पूछे जाते हैं। ठीक है, अनटचेबल से आपको मेन कैरेक्टर्स पूछ ले जाएंगे, जैसे आपका भाका हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है भाका, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ मुल्क राज आनंद की बात करें तो आप सभी जानते हैं अनटचेबल किसका वर्क है, ये है दोस्तों मुल्क राज आनंद। ठीक है, मुल्क राज आनंद का वर्क है अनटचेबल। ठीक, जैसे आपका अनटचेबल है, ये कब आया था पूछा जाता है, 1935 में आया था अनटचेबल। इसको भी ध्यान रखेंगे। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों द विलेज। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। द विलेज इनका वर्क है, ये आया था आपका 1939 में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अक्रॉस द, ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। ठीक है, ये सब नोट कर लें आप, अक्रॉस द ब्लैक वाटर। ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर जो है ये भी इनका वर्क है। ठीक है, द बिग हार्ट जो है ये भी आपका मुल्कराज आनंद का वर्क है। तो सारे दोस्तों मुल्कराज आनंद के वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके मेन कैरेक्टर्स आप देख लें, अनटचेबल हो गया, अक्रॉस द ब्लैक वाटर हो गया, द बिग हार्ट हो गया, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ठीक, जन्म की बात करें तो मुल्कराज आनंद का जो जन्म हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है, मुल्कराज आनंद। ठीक है, मुल्कराज आनंद, ANAND, मुल्कराज आनंद जो है इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, बॉर्न, ये इनका जन्म हुआ था 1905 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे जो अनटचेबल है ये इनका जो है पहला नोबल है। ठीक है, फर्स्ट नोबल है। ठीक है, फर्स्ट नोबल। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाएगा आपको, मुल्कराज आनंद का फर्स्ट नोबल कौन सा है, अनटचेबल, कब आया था, 1935 में। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, द लास्ट टाइगर इज अ वेल नॉन नोवेल रिटन बाय। आपको बताना है द लास्ट टाइगर जो है ये दोस्तों किसका नोवेल है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, RK नारायण, रविंद्रनाथ टैगोर, रस्किन बॉन्ड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 10 का, आंसर कीजिए। द लास्ट टाइगर जो है दोस्तों ये नोवेल किसने लिखा है, तो ये लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। ठीक है, ऑप्शन जो है यहाँ पर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रस्किन बॉन्ड का नोवेल है द लास्ट टाइगर। ठीक, साथ ही साथ रस्किन बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स बताए थे रस्किन बॉन्ड के। ठीक है, जैसे आपका द रूम ऑन द रूफ हो गया, रस्टी रन्स अवे हो गया। ठीक है, डेली इज नॉट फार हो गया, ये सारे वर्क्स हैं रस्किन बॉन्ड के। ठीक, ध्यान रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था रस्किन बॉन्ड का, बताया था मैंने, कई बार आपको बता चुका हूँ। 1934 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, कसौली में। ठीक है, पूछा जाता है, क्लियर है। तो इनके सारे वर्क्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इन विच ईयर वॉज EM फॉस्टर बॉर्न। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। EM फॉस्टर का जन्म जो है
कब हुआ था ये बताना है आपको। 1865, 1872, 1879 या फिर 1882। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, बताइए। इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है, E.M. फॉस्टर। तो इनका फुल नेम जो है आपको ध्यान रखना है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, ठीक है, एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर, ठीक है, इनका पूरा नाम है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा 1879, ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर का जन्म जो है दोस्तों 1879 में कहाँ हुआ था, इनका जन्म लंदन में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, लंदन में जन्म हुआ था दोस्तों E.M. फॉस्टर का, ठीक है। इनके जो है इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है, आपने E.M. फॉस्टर के इंपॉर्टेंट वर्क्स आपने देखे हैं, पढ़े हैं, ठीक है, जैसे आपका द लॉन्गेस्ट जर्नी इनका वर्क है, ठीक है, साथ ही साथ अ रूम विथ अ व्यू, ये भी इनका वर्क है, ठीक है, और साथ ही साथ अ पैसेज टू इंडिया आप सभी ने पढ़ा है, E.M. फॉस्टर का कई बार पूछा जाता है। अ पैसेज टू इंडिया ये 1924 में आया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वाज इंट्रोड्यूस इन, तो आपको बताना है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है इंग्लैंड में किसने इंट्रोड्यूस की थी और कब की थी, ठीक है। ऑप्शन देखिए 1470, 1476, 1482 या फिर 1496, क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वॉज सेट अप बाई विलियम कैक्सटन, ठीक है, विलियम कैक्सटन का नाम आपने सुना है, विलियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ विलियम कैक्सटन, ठीक है, विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। कब किया था, तो आप सभी जानते हैं कब किया था, बताइए। 1476 में, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ये कई बार पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखेंगे। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड वॉज सेट अप बाई विलियम कैक्सटन इन 1476, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे दोस्तों। हु कॉल्ड हैमलेट द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, ठीक है, हैमलेट को जो है किसने द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा है दोस्तों, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। हैमलेट आप जानती हैं दोस्तों किसका वर्क है, हैमलेट विलियम शेक्सपियर का वर्क है हैमलेट, ठीक है। तो इसको किसने कहा है द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, ऑप्शन देखिए T.S. इलियट, चार्ल्स लैम्ब, A.J. गार्डनर या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा इसका 13 का। हैमलेट के बारे में दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है, हैमलेट को इसकी समरी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक। तो आप जानती है हैमलेट में आपने अगर आपने पढ़ा होगा इसकी समरी तो आपने देखा होगा इसमें क्या है, ठीक है। हैमलेट क्या है, एक ट्रेजेडी है दोस्तों, ठीक है। हैमलेट इज ए ट्रेजेडी अबाउट प्रिंस हैमलेट ऑफ डेनमार्क हु सीक्स रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस फॉर मर्डरिंग हिज फादर, ठीक है, अच्छे से आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पर किसने कहा है दोस्तों हैमलेट को द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का दोस्तों, क्या हो जाएगा T.S. इलियट, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए 14 का आंसर करेंगे, चलिए 14 का आंसर कीजिए। विलियम शेक्सपियर एक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बेन जॉनसन, आपको बताना है शेक्सपियर ने दोस्तों एक्ट किया था बेन जॉनसन के किस प्ले में एक्ट किया था विलियम शेक्सपियर ने, ये आपको पूछा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वॉलपोन या फिर अ टेल ऑफ टग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों 14 का। बेन जॉनसन के बारे में आप जानते हैं दोस्तों, बेन जॉनसन, ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है, इनके वर्क्स पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, बेन जॉनसन के किस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने एक्ट किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का दोस्तों एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर दोस्तों ये कब आया था ये भी ध्यान रखेंगे, 1599 में आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे इनका वॉलपोन है ये कब आया था, ये आया था 1605 में, ये कॉमेडी है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसको,
1605 में आया था। ठीक, साथ ही साथ अ टेल ऑफ ए टव, ये दोस्तों कब आया था? ये आया था आपका 1633 में। ठीक, तो इनको आपने ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। और बेन जॉनसन की बात करें, इनका जो जन्म है वो पूछ लिया जाएगा आपको। बेन जॉनसन का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था दोस्तों 1592 में। ठीक है, 1592 में जन्म हुआ था दोस्तों बेन जॉनसन का। लंदन में इनका जन्म हुआ था, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, डिफेंस ऑफ पोइट्री रिटन बाय। ऑप्शन देखिए, चार्ल्स लेम, पीबी सेले, मैथ्यू आर्नोल्ड या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। डिफेंस ऑफ पोइट्री जो है ये किसका वर्क है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पीबी सेले। ठीक है, पीबी सेले का वर्क है डिफेंस ऑफ पोइट्री। ठीक है, क्लियर है। इसको जो है कब लिखा गया था ये पूछा जाएगा आपको। 1821 में लिखा था इसको। ठीक है, पीबी सेले ने। ठीक है, ये इनकी जो है अधूरी जो है अधूरा इनका निबंध था दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप चलेंगे। ठीक, चलिए पहले का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, हु डिस्क्राइब्ड वर्ड्सवर्थ एज वन ऑफ द चीफ ग्लोरियस ऑफ द इंग्लिश पोइट्री। किसने कहा है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में? ऑप्शन देखिए, टेनिसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, पीबी सेले या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों मैं क्लास को जो है जल्दी जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग नोट करते हुए चलें, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। पहले मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा इसका? हु डिस्क्राइब्ड विलियम वर्ड्सवर्थ एज वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैथ्यू आर्नोल्ड। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं दोस्तों। ठीक है, बॉर्न की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था मैथ्यू आर्नोल्ड का? 1822 में। ठीक है, 1822 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ठीक, साथ ही साथ इनके डाइट की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, 1888 में। ठीक है, फिगर याद रखेंगे। ठीक, 1888 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स पूछे जाते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के, आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे आपका द स्कॉलर जिप्सी हो गया। ठीक है, एसेज इन क्रिटिसिज्म हो गया, लिटरेचर एंड डोगमा हो गया। ठीक है, डॉबर बीच हो गया। ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम हो गया। तो ये सारे वर्क्स हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के, आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हु सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। किसने कहा है बताइए, आंसर कीजिए। हु सेड वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। ऑप्शन देखिए, टी.एस. इलियट, टेनिसन, कोल्डिस या फिर नन ऑफ दीज। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का? हु सेड विलियम वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। तो राइट आंसर हो जाएगा टेनिसन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा टेनिसन। और टेनिसन दोस्तों किस एज से आते हैं ये पूछा जाता है, तो ये आते हैं दोस्तों विक्टोरियन एज से। ठीक है, विक्टोरियन। ठीक है, विक्टोरियन पोएट है दोस्तों टेनिसन। और साथ ही साथ दोस्तों आपको टेनिसन का पूछा जा सकता है ये पोएट लॉरिएट कब बने थे। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने पोएट लॉरिएट कब बने थे। ये पोएट लॉरिएट बने थे दोस्तों 1850 में। ठीक है, कब बने थे? 1850 में जो है पोएट लॉरिएट बने थे। ठीक, साथ ही साथ इनका जन्म नोट कर लेंगे। बॉर्न कब हुए थे टेनिसन? 1809 1809 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, टेनिसन का। और डाइट की बात करें तो 1892 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 1892 में इनकी डेथ हुई थी। इंपॉर्टेंट वर्क्स आप सभी ने पढ़े हैं। ठीक है, जैसे आपका इन मेमोरियम हो गया, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। इन मेमोरियम हो गया, द लेडी ऑफ सैलोट हो गया। ठीक है, यूलिसेस हो गया, द प्रिंसेज हो गया। ठीक है, ब्रेक 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 भी इनका वर्क है। ठीक है, द लोटस ईटर हो गया, क्रॉसिंग द बार हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं टेनिसन के, अच्छे से तैयार कर लेना है टेनिसन को। ठीक है, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग
हु हैड नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। चलिए, किसने कहा है? अकॉर्डिंग टू लॉन्ग है, लॉन्ग के अनुसार हु हैड नॉट ओनली साइट बट इनसाइट किसके बारे में कहा है लॉन्ग ने? ऑप्शन देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉल्डिस या फिर बैरन या बाइरन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3 का? अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हु हैड नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लॉन्ग ने किसके बारे में कहा है? ये कहा है दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पिछले क्वेश्चन में कुछ कमेंट्स में देख रहा था, तो वो मिस्टेक हो गई थी, उसको आप ध्यान में रखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जो आपका बॉर्न और डेथ जो मैंने बताया था, वहाँ पर कुछ आपका मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1770 में हुआ था। ठीक है, और डेथ की बात करें, ठीक है, 1850। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जैसे लूसी पोएम्स हो गया, पीटर बेल हो गया, द सोलिटरी रीपर हो गया, ठीक है, माई हार्ट लीव्स अप हो गया, डैफोडिल्स हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे वर्क्स हैं। द वर्ड इज टू मच विथ अस हो गया। ये सारे वर्क्स किसके हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और विलियम वर्ड्सवर्थ दोस्तों रोमांटिक पोएट आप जानती हैं। ठीक है, और विलियम वर्ड्सवर्थ को भी दोस्तों आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्टेटमेंट जो है हु हैड नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, लॉन्ग ने किसके बारे में कहा है? तो ये कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स नॉट रिटन बाय शैली। तो यहाँ पर कौन सा वर्क है जो पीवी शैली ने नहीं लिखा है, वो बताना है। नॉट, ऑप्शन देखिए, क्वीन मैप, अलास्टर, हाइपेरियन, द सेंसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का? देखिए, पीवी शैली का क्वीन मैप तो पीवी शैली का है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अलास्टर भी पीवी शैली का है। ठीक है, और द सेंसी भी जो है पीवी शैली का है। हाइपेरियन नहीं है पीवी शैली का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइपेरियन जो है ये किसका है? ये है आपका जॉन कीट्स का। ठीक है, किसका है? जॉन कीट्स का वर्क है। ठीक, तो ऑप्शन जो है सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, द लोटस ईटर वॉज कंपोज्ड बाय। चलिए आंसर कीजिए। द लोटस ईटर दोस्तों किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है? पीवी शैली, टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या फिर थॉमस हार्डी। आंसर कीजिए। ये कई बार मैंने क्वेश्चन आपको बता रखा है प्रैक्टिस सेट में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, द लोटस ईटर वॉज कंपोज्ड बाय टेनिसन। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोटस ईटर रिटन बाय टेनिसन। ठीक है, और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था पूछा जा सकता है। लोटस ईटर्स ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1832 में फर्स्ट पब्लिश हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साथ ही साथ लोटस ईटर पोएम दोस्तों अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें आपने देखा होगा, ये इसमें जो है एक ऐसे समूह के नाविकों एक समूह होता है दोस्तों नाविकों का, उनके बारे में कहानी है, जो एक द्वीप में पहुंचते ही जो है जहां वे लोटस नामक फल खा लेते हैं और उसके बाद जो है वो परिवर्तित अवस्था में चले जाते हैं। इसके बारे में आपने स्टोरी पढ़ी होगी इसकी। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपने देख लेना है। ठीक, चल बाकी टेनिसन के इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने अभी ऊपर बता रखे हैं आपको। ठीक है, जैसे आपका इन मेमोरियम हो गया, द लेडी ऑफ सैल्यूट हो गया, ठीक है, यूलिसेस हो गया, द प्रिंसेस हो गया। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। क्रॉसिंग द बार हो गया, द लोटस ईटर, और पोएट लॉरिएट कब बने थे, ये कई बार पूछा जाता है। पोएट लॉरिएट ये बने थे 1850 में। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर हु कॉल्ड किसने कहा है 18th सेंचुरी को एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। चलिए आंसर कीजिए। मैथ्यू अर्नल्ड, टी.एस. इलियट, इमर्सन या फिर यहाँ पर डी आपका नन ऑफ दीज कर लेंगे। ठीक है, नन ऑफ दीज। चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा है?
18th सेंचुरी को, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मैथ्यू अर्नल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा है, तो मैथ्यू अर्नल्ड ने कहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे दोस्तों, विच एज मैथ्यू अर्नल्ड बिलोंग टू। चलिए बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। मैथ्यू अर्नल्ड जो है दोस्तों किस एज से बिलोंग करते हैं, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर, बताइए 7 का क्या होगा। मैथ्यू अर्नल्ड बिलोंग टू विक्टोरियन एज। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैथ्यू अर्नल्ड जो है ये विक्टोरियन एज से आते हैं। विक्टोरियन एज का जो टाइम ड्यूरेशन है दोस्तों, कब से कब तक माना जाता है विक्टोरियन एज, ध्यान रखेंगे ये भी पूछा जा सकता है आपको। 1837 से लेकर आपका 1901 तक क्या माना जाता है, विक्टोरियन एज। ठीक है, अदर राइटर्स की बात करें विक्टोरियन एज के, जैसे आपका टेनिसन हो गया, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस हो गया, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गया, ये सब आते हैं आपके विक्टोरियन एज से। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, टी.एस. इलियट सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ विच पब्लिशिंग हाउस। आपको बताना है टी.एस. इलियट जो है इन्होंने सर्व किया था दोस्तों एज द डायरेक्टर, किस पब्लिशिंग हाउस के डायरेक्टर बने थे दोस्तों ये टी.एस. इलियट, आपको बताना है। फेबर एंड फेबर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस एंड हार्पर्स कॉलिंस। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 का राइट आंसर, बताइए। टी.एस. इलियट ने दोस्तों डायरेक्टर के रूप में सर्व किया था, किस पब्लिशिंग हाउस के डायरेक्टर बने थे टी.एस. इलियट, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेबर एंड फेबर। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। फेबर एंड फेबर जो है एक पब्लिशिंग हाउस था दोस्तों, इसके डायरेक्टर बने थे दोस्तों टी.एस. इलियट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करें दोस्तों टी.एस. इलियट की, तो टी.एस. इलियट से आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, नोबेल प्राइज पूछा जा सकता है दोस्तों। इनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, टी.एस. इलियट को लिटरेचर के लिए। कब मिला था इनको नोबेल प्राइज टी.एस. इलियट को, ये मिला था 1948। ठीक है, कब मिला था, 1948 में जो है नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों टी.एस. इलियट को। ठीक है, इनका जन्म आपको पूछा जा सकता है, टी.एस. इलियट का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1888 में। ठीक है, 1888 में जन्म हुआ था टी.एस. इलियट का, और इनकी डेथ हुई थी दोस्तों कब हुई थी, 1965। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो टी.एस. इलियट की आप जानती हैं द वेस्टलैंड इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है। ठीक है, द वेस्टलैंड कब आया था, वेस्टलैंड 1922 में, 1922 में आया था द वेस्टलैंड। ठीक है, साथ ही साथ द हॉलो मैन हो गया, द कॉकटेल पार्टी हो गया, ठीक है, द फैमिली रीयूनियन हो गया। तो ये सारे वर्क्स किसके हैं, टी.एस. इलियट के हैं, सभी आपको ध्यान में रखने हैं। पब्लिशिंग हाउस का नाम याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कौन सा राइटर जो है फेवर एंड फेवर पब्लिशिंग हाउस से जो है एसोसिएट था, ऐसा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है टी.एस. इलियट का नाम। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, टी.एस. इलियट ऐसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट पब्लिश्ड इन। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा, 1919, 1920, 1933 या फिर 1922। चलिए आंसर कीजिए। टी.एस. इलियट का ऐसे है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, ये कब पब्लिश हुआ था आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पब्लिश हुआ था, कब हुआ था पब्लिश, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था 1919 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 1919। क्लियर है, चल इसके बाद देखिए 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए। द पोएम द गिफ्ट आउटराइट इज अ लव पोएम, अ नेचर पोएम, अ मॉर्नफुल पोएम या फिर अ पैट्रियोटिक पोएम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का राइट आंसर दोस्तों, किसने लिखा है दोस्तों द गिफ्ट आउटराइट, बताइए ये पोएम किसने लिखी है। पहले तो आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है, द गिफ्ट आउटराइट ये पोएम किसकी है, बताइए किसकी पोएम है द गिफ्ट आउटराइट। ये पोएम है दोस्तों किसकी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ठीक है, किसकी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, किसकी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दोस्तों पोएम है
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें आपने पढ़ा होगा इसको, जिसमें आपका अमेरिका के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, आपका पैट्रियोटिक पोएम है, देशभक्ति से पूर्ण जो है पोएम है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है 10 का क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इन विच ईयर द गोल्डन थ्रेशोल्ड वॉज पब्लिश्ड। चलिए आंसर कीजिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये कब पब्लिश हुआ था, 1912, 1917, 1905 या फिर 1961। चलिए बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा है, आप सभी ने पढ़ा है, सरोजनी नायडू। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सरोजनी नायडू का वर्क है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये पब्लिश कब हुआ था, मैंने सारे आपको बताए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 11 का राइट आंसर, 1905। ठीक है, 1905 में पब्लिश हुआ था दोस्तों द गोल्डन थ्रेशोल्ड। किसका वर्क है, सरोजनी नायडू का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो वर्क है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये दोस्तों तीन जो है सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, जैसे आपका फोक सॉन्ग हो गया, सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक हो गया और पोएम्स हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये 3 सेक्शन में जो है डिवाइडेड है पोएम। ठीक है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक, ये वर्क इनका कितने में है पूछ लिया जाएगा आपको, द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये कितने पार्ट में डिवाइड है, तो 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहला आता है इसमें फोक, FOLK, फोक सॉन्ग्स। ठीक है, फोक सॉन्ग्स। दूसरा आएगा आपका सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ, सॉन्ग्स फॉर म्यूजिक। और तीसरा आपको याद रखना है पोएम्स। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चल अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करेंगे। 12 है दोस्तों, स्नेक इज अ फेमस पोएम अपीयर्ड इन। चलिए आंसर कीजिए, स्नेक जो है एक फेमस पोएम है दोस्तों, ये अपीयर्ड हुई थी किसमें, द स्ट्राइडर्स में, रिलेशंस में, सेकंड साइट में या फिर द ब्लैक हैंड में। आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। पहले तो आपको ध्यान रखना है जो स्नेक पोएम है ये किसकी है। ठीक है, ये है A.K. रामानुजन की। ठीक है, किसकी है, अब आप आंसर जो है इसमें टिक कर सकते हैं। ठीक है, A.K. रामानुजन। ठीक है, A.K. रामानुजन का वर्क है स्नेक। ये पोएम है दोस्तों, फेमस पोएम। ये इनकी किस वर्क में जो है अपीयर हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का दोस्तों, क्या हो जाएगा, द स्ट्राइडर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया था दोस्तों, पिछली बार प्रवक्ता में आया था ये क्वेश्चन, द स्ट्राइडर्स जो है किसने लिखा है, ये आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, द स्ट्राइडर्स जो वर्क है दोस्तों किसका है, A.K. रामानुजन का वर्क है। ठीक है, द स्ट्राइडर्स। ठीक है, कब आया था ये वर्क, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, 1966। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे जो स्नेक पोएम है ये अपीयर हुई थी किसमें, द स्ट्राइडर्स में। ठीक है, आपको द स्ट्राइडर्स पूछा जा सकता है या फिर स्नेक, किसी भी प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे A.K. रामानुजन का जो वर्क है दोस्तों द स्ट्राइडर्स, इसमें पहली बार जो है इनकी पोएम आई थी दोस्तों स्नेक। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। 13 का आंसर करना है आपने। 13 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कमला दास इज इन डायलॉग फॉर्म। यहाँ पर आपको बताना है कमला दास की कौन सी पोएम जो है डायलॉग फॉर्म में है। ऑप्शन देखिए, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, दूसरा देखिए द इन्विटेशन, तीसरा कृष्णा, चौथा डी ऑप्शन देखिए नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए, आंसर कीजिए। कमला दास का यहाँ पर कौन सी पोएम जो है डायलॉग फॉर्म में, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द इन्विटेशन। ठीक है, द इन्विटेशन वर्क किसका है, कमला दास का है और ये डायलॉग फॉर्म में है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये पब्लिश कब हुआ था पूछ लिया जाएगा आपको। द इन्विटेशन जो है ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1994 में। ठीक है, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि पब्लिश कब हुआ था इनका वर्क द इन्विटेशन, एक डायलॉग फॉर्म में है, ये पब्लिश हुआ था 1994 में।
ठीक है। बाकी कमला दास के वर्क्स आपको मैंने बता रखे हैं, समर इन कलकत्ता हो गया, द डिसेंडेंट्स हो गया, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट हो गया, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी हो गया, माई स्टोरी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और इनके नेम से भी क्वेश्चन बनता है कमला दास के, वो सारे मैंने आपको बता रखे हैं, इनके नेम कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए 14 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज चार्ल्स लैम्प्स अ वेरी गुड फ्रेंड। चलिए आंसर कीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैले, कॉल्डिस, कीट्स। आपको बताना है चार्ल्स लैम्प की जो गुड फ्रेंड थे कौन थे। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, एस सैमुअल टेलर कॉल्डिस, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चार्ल्स लैम्प के बारे में आपने पढ़ाई है, ठीक है। चार्ल्स लैम्प, इनका जो जन्म हुआ था, बोर्न आपको पूछा जा सकता है, इनका जन्म हुआ था 1775 में, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, डेथ हुई थी 1834 में, ठीक। दोनों चीज़ याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने बता रखे हैं आपको। द एसेज ऑफ इलिया हो गया, 1823 में आया, ठीक है। द लास्ट एसेज ऑफ इलिया 1833, ठीक है। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 में आया था। अ टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे 1798 में आया था। द ओल्ड फैमिलियर फेसेस, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं चार्ल्स लैम्प के, आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला देखिए, 15 का आंसर करेंगे। 15 है दोस्तों, इन विच ईयर डिड हैजलिट पब्लिश हिज फर्स्ट ऐसे कलेक्शन। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों हैजलिट की, तो आपको यहाँ पर आंसर करना है, इन विच ईयर डिड हैजलिट पब्लिश हिज पब्लिश हिज फेमस ऐसे कलेक्शन टेबल टॉक। चलिए आंसर कीजिए। टेबल टॉक जो है ये इनका फेमस ऐसे कलेक्शन है दोस्तों, ये कब पब्लिश हुआ था ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कई बार पूछा है दोस्तों, ये टेबल टॉक जो है ये कब पब्लिश हुआ था, 1821 में, ठीक है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ ये टेबल टॉक हो गया, द राउंड टेबल हो गया, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। साथ ही साथ द प्लेन स्पीकर हो गया, लाइफ ऑफ नेपोलियन हो गया, ये सारे वर्क्स हैं विलियम हैजलिट के, आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। विलियम हैजलिट से दोस्तों आपको इनका बॉर्न और डेथ जो है याद रखना है। बॉर्न इनका हुआ था, जन्म कब हुआ था, 1778 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ की बात करें तो 1830, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने बता दिया आपको, ठीक है। जैसे टेबल टॉक है, ये पब्लिश हुआ था 1821 में। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना है राउंड टेबल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। राउंड टेबल कब आया था, ये आया था 1817 में, राउंड टेबल आया था इनका, ठीक है। द प्लेन स्पीकर हो गया, ठीक है, द प्लेन स्पीकर आया था 1826 में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क हैं, आपको ध्यान में रखने हैं इनके। चल आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, व्हेन वाज द एक्सकर्जन पब्लिश्ड। चलिए बताइए, आंसर कीजिए। द एक्सकर्जन क्या हो जाएगा, बताइए कब पब्लिश हुआ था। 1798, 1814, 1850 या फिर 1880, किसका वर्क है बताइए, विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। द एक्सकर्सन इज अ पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था ये बताइए। राइट आंसर हो जाएगा आपका वन का क्या हो जाएगा, 1814, 1814 में हुआ था ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इट इज़ अ लॉन्ग फिलोसॉफिकल एंड ड्रामेटिक पोएम है दोस्तों ये, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट आपको पता है, इसका सेकंड पार्ट है द रेक्लूज, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। वर्ड्सवर्थ द वर्ड इज टू मच विथ अस इज अ लिरिक ऐसे सोनेट या फिर लॉन्ग नैरेटिव पोएम। तो क्या हो जाएगा सेकंड का राइट आंसर बताइए। द वर्ड इज टू मच विथ अस, ये क्या है, किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्या है ये, लिरिक है, ऐसे है या फिर सोनेट है या फिर लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है आपका सोनेट, ठीक है। ध्यान रखेंगे क्या है ये, सोनेट है दोस्तों। सोनेट आप जानते हैं, अ सोनेट इज अ 14 लाइन पोएम विथ अ स्पेसिफिक राइम स्कीम एंड मीटर, ठीक है, एंड रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। आप सभी ने पढ़ा है इसके बारे में, सोनेट पूछा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे। टेनिसन्स पोएम द डेजर्टेड हाउस डिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है, टेनिसन की पोएम है दोस्तों द डेजर्टेड हाउस डिस्क्राइब अ हॉन्टेड कास्टल, फॉरसेकन कॉटेज, या फिर एम्प्टी चर्चयार्ड, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डेजर्टेड हाउस जो है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। 3 का राइट आंसर हो जाएगा फॉरसेकन कॉटेज। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। द डेजर्टेड हाउस अ पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फॉरसेकन कॉटेज का मतलब होता है परित्याग किया हुआ कॉटेज, यानी कि त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ घर कह सकते हैं, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा द डेजर्टेड हाउस में, इस कविता में एक ऐसे घर की तस्वीर पेश ये एक ऐसे घर की तस्वीर पेश करती है ये पोएम जो वर्षों से वीरान पड़ा है, जहां घास और झाड़ियां जो है दोस्तों जंगली रूप में उगाई हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। और बाकी टेनिसन के बारे में मैंने आपको बताया है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू मैथ्यू अर्नोल्ड हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। चलिए अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन, किसको कहा है इन्होंने? कॉल्डिस को कहा है, अलेक्जेंडर पोप को कहा है, ड्राइडन को कहा है, या फिर विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 का? यहाँ पर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने दोस्तों क्या कहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में? हु इज नेक्स्ट टू शेक्सपियर एंड मिल्टन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिल्टन और शेक्सपियर से नेक्स्ट किसको कहा है इन्होंने? विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है मैथ्यू अर्नोल्ड ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड मैंने बताया इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स ध्यान रखने हैं। डॉबर बीच, द स्कॉलर जिप्सी, ठीक है, एसेज इन क्रिटिसिज्म, ठीक है, सोहराब एंड रुस्तम, ठीक है, ये सारे वर्क्स हैं इनके। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर करेंगे। 5 है दोस्तों, पक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में आपको ये कैरेक्टर दिखाई देता है पक? ऑप्शन देखिए, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या हो जाएगा राइट आंसर 5 का? ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है दोस्तों कैरेक्टर पक, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, इसकी समरी आपने अच्छे से पढ़ लेनी है और मिडसमर नाइट्स ड्रीम की, ठीक है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है दोस्तों, ठीक है। इसमें एक इसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, 4 एथेंस वासियों की कहानी है इसमें, जो प्यार से बचने के लिए जंगल में भाग जाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। और ये पब्लिश कब हुआ था पूछा जा सकता है, और मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1600 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हु सेड आई ओनली नो हाउ टू वर्क एट वन पोएम एट ए टाइम स्टिच बाय स्टिच, ठीक है, किसने कहा है दोस्तों ये? निजी म्यूजिकल, ए के रामानुजन, कीट्स, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? किसने कहा है आई ओनली नो हाउ टू वर्क एज वन पोएम एट ए टाइम स्टिच बाय स्टिच। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए के रामानुजन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करेंगे। आर के नारायण वॉज आर के नारायण जो है दोस्तों ये तमिलियन थे, बंगाली थे, गुजराती थे, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 का, क्या हो जाएगा? तमिलियन थे दोस्तों ये, ठीक है, ए के आर के नारायण, ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आर के नारायण का जन्म मैंने बताया था, मद्रास में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स ध्यान में रखने हैं, जैसे आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका वर्क है, ठीक है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स इनका वर्क है। द डार्क रूम जो है इनका वर्क है, ठीक है। द इंग्लिश टीचर कई बार पूछा है, द इंग्लिश टीचर इनका वर्क आया था 1945 में, 1945 में, ठीक है। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी हो गया 1961 में आया था,
ठीक है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, इनका वर्क है 1967 में आया था। तो मैं सारी डिटेल में आपको बता रखी है, आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनेगा आर के नारायण से, ठीक है। अच्छे से आपको इनकी वर्क्स जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, नेबर इज एन ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम। ये कई बार दोस्तों पूछा गया है, पहले भी परीक्षाओं में कई बार आ चुका है, तो आपको ध्यान में रखना है। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर, ये ओपनिंग लाइन है दोस्तों। किस पोएम की ओपनिंग लाइन है बताइए। पहला देखिए, इन एंड आउट, मेंडिंग वॉल, और रोड साइड स्टैंड, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का दोस्तों, मेंडिंग वॉल, ठीक है। मेंडिंग वॉल किसका वर्क है दोस्तों, ये वर्क है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, ठीक है। आप सभी ने पढ़ा होगा इसके बारे में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर है। यानी कि आपसी सम्मान और स्पष्ट अपेक्षाएं एक स्वस्थ और शांत पड़ोस का आधार है, कहा था इन्होंने मेंडिंग वॉल में, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इन्होंने दोस्तों इसको जो है किस में लिखा था, ब्लैंक वर्स में लिखा था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ब्लैंक वर्स में लिखा था। पब्लिश कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। मेंडिंग वॉल जो है पब्लिश हुआ था 1914 में, ठीक है। 1914 में पब्लिश हुआ था मेंडिंग वॉल, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे दोस्तों, हु सेड हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन। ऑप्शन देखिए, टी.एस. इलियट, कॉल्डिस, सैली, किट्स। चलिए आंसर कीजिए, किसने कहा है दोस्तों हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, यानी कि नरक भी लंदन जैसा ही एक शहर है, किसने कहा है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, यानी कि नरक भी लंदन जैसा ही एक शहर है, ये किसने कहा है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 9 का राइट आंसर, पी.बी. सेल, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे दोस्तों, कीट्स। 10 का आंसर करेंगे, कीट्स इजाबेला इज रिटन बाय, इसको आप इसाबेला भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कीट्स का जो इसाबेला है, ये रिटन इन किस में लिखा गया है, इसको कीट्स ने किस में लिखा है, हीरोइक कपलेट में लिखा है, ओटोवा रीमा में लिखा है, या फिर बैलेट स्टेंजा में लिखा है, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा बताइए, कीट्स इसाबेला, या इसको आप प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं, या फिर आप इसको इजाबेला पढ़ सकते हैं, या फिर इसाबेला, ठीक है। तो ये दोस्तों कब रिटर्न हुआ था ये भी ध्यान रखेंगे, 1819 में रिटर्न हुआ था। कीट्स ने इसको 1819 में लिखा था। तो किस में लिखा था, कौन से फॉर्म में इसको लिखा था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओटोवा रीमा में लिखा था इसको, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओटोवा रीमा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ओटोवा यानी कि 8 से याद रखेंगे, ओटोवा 8, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये एक इटालियन स्टेंजा फॉर्म है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइन्स विच राइम स्कीम ऑफ, राइम स्कीम पूछा जा सकता है इसमें, इसकी जो राइम स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी सी, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ओटोवा रीमा जो है एन इटालियन स्टेंजा फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ 8 लाइन्स, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ओटोवा से याद रखेंगे 8 लाइन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले डज लैंसलॉट गोबो अपीयर। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। लैंसलॉट गोबो जो है ये किस में अपीयर होता है, ये आपको बताना है। द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, विंटर्स टेल, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर 11 का, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्चेंट ऑफ वेनिस में अपीयर होता है दोस्तों लैंसलॉट गोबो, ठीक है। ये क्या होता है, एक सर्वेंट होता है, आपने पढ़ा होगा तो क्या होता है, सर्वेंट, ठीक है, सर्वेंट, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। द मर्चेंट ऑफ वेनिस दोस्तों ये कब आया था, 1596 के आसपास आया था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है। चल अगला देखिए 12, आपको आंसर करना है, इन विच ईयर डिड
टैगोर रिसीव द नोबेल प्राइज, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था, ये तो आप सभी जानते हैं। तो क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा 12 का राइट आंसर हो जाएगा 1913। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोबेल प्राइज मिला था 1913 में फॉर हिज पोइट्री कलेक्शन, गीतांजलि के लिए मिला था, आप सभी जानते हैं। ठीक है, गीतांजलि। ठीक, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इनके वर्क्स पूछे जाते हैं, इनके नोवेल पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि GORE गोरा, गोरा नोवेल किसका है पूछ लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा द होम एंड द वर्ल्ड किसका नोवेल है, ये भी जो है टैगोर का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, इनके पोइट्री कलेक्शन पूछे जाते हैं, जैसे गीतांजलि हो गया, द गोल्डन बोट हो गया। ठीक है, साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरीज इनकी हैं, वो भी पूछा जा सकता है आपको। ड्रामा है इनकी, पूछ लिया जाता है, ये कई बार पूछा है, चित्रा। ठीक है, चित्रा जो है किसका ड्रामा है, ये आपका टैगोर का ड्रामा है चित्रा। ठीक है, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, ये भी इनका जो है क्या है एक ड्रामा है। तो इनके ड्रामा हो गया, शॉर्ट स्टोरीज हो गए, इनके पोइट्री कलेक्शन होंगे, ठीक है, नोवेल हो गए, ये सारे आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर के आपको ध्यान में रखने हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, इनके नोवेल अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, ड्रामा शॉर्ट स्टोरीज इनके देख लें। ठीक है, जैसे द पोस्ट मास्टर इनका दोस्तों एक शॉर्ट स्टोरी है रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनके नोवेल हो गए, पोइट्री कलेक्शन हो गया, शॉर्ट स्टोरीज और ड्रामा। ठीक है, सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए अगला देखिए, 13 की बात करें। 13 है हु रोड द प्रीफेस टू द गीतांजलि। तो ये आप सभी ने पढ़ा है, किसने लिखा है दोस्तों प्रीफेस टू द गीतांजलि। गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा है, T.S. इलियट, W.B. येट्स, कीट्स, P.B. शेले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 13 का राइट आंसर हो जाएगा W.B. येट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसने लिखा है प्रीफेस टू द गीतांजलि। तो राइट आंसर हो जाएगा W.B. येट्स। ठीक है, W.B. येट्स आपने देखें, इनका जो वर्क्स है, इनके जो वर्क्स आपने पढ़े हैं, जैसे आपका इनका इंपॉर्टेंट वर्क्स है दोस्तों ईस्टर। ठीक है, कई बार पूछा है, ईस्टर इनका वर्क है, 1916 में आया था इनका वर्क ईस्टर। ठीक है, सेलिंग टू बैजेंटियम इनका वर्क है, लीडा एंड स्वान इनका वर्क है, द टावर इनका वर्क है। ठीक है, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। द सेकंड कमी इनका वर्क है। ठीक है, तो सारे आपको ध्यान में रखने हैं W.B. येट्स के वर्क्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14, इसका आंसर करेंगे। द टाइटल ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शो आर्म्स एंड द मैन कम्स फ्रॉम। तो आपको बताना है टाइटल ऑफ द GB शो आर्म्स एंड द मैन का जो टाइटल है ये कहाँ से है, कहाँ से इसको लिया है, प्लेटो, होरास, वर्जिल या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्जिल। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है आर्म्स एंड द मैन जो है ये फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ था आपका 1894 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, और पब्लिश की बात करें तो पब्लिश पूछा जाएगा, तो पब्लिश याद रखेंगे 1898। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्क है आर्म्स एंड द मैन, आप सभी ने पढ़ा है। ठीक, चलिए अगला देखिए 15 नंबर, हु सेड दैट डेमोक्रेसी वॉज लाइक ए बैलून। ठीक है, किसने कहा है डेमोक्रेसी वॉज लाइक ए बैलून, W.B. येट्स, थॉमस हार्डी, जॉर्ज बर्नार्ड शो या फिर कीट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। लोकतंत्र जो है एक गुब्बारे की तरह था, ये किसने कहा है। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शो। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज बर्नार्ड शो। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शो से मैंने आपको सारे फैक्ट बताए हैं। इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था पूछा जाता है, नोबेल प्राइज़ इनको कब मिला था 1925 में मिला था। ठीक है, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स आपको याद रख लेने हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए 16 नंबर, 16 का आंसर करेंगे। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर इन। ठीक है, आपको फर्स्ट फोलियो पूछा है शेक्सपियर प्लेस का। तो यहाँ पर 1625, 23, 1630 या फिर 1617। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सिस्टीन का क्या हो जाएगा 1623। इनके फोलियो जो है दोस्तों आपको फोलियो याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड, फोर्थ पूछा जाता है, ठीक। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकंड याद रखेंगे, सेकंड फोलियो आया इनका 1632, ठीक है। थर्ड फोलियो कब आया था, थर्ड फोलियो आया था 1664, और जो फोर्थ फोलियो आया था इनका ये आया था आपका 1685 में, ठीक है। ये फोलियो आपको याद रखने पूछे जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। और फोलियो आप जानते हैं, मैंने बताया था आपको, फोलियो जो है अ बुक मेड विथ लार्ज शीट्स ऑफ पेपर स्पेशली एज यूज इन अर्ली प्रिंटिंग में यूज होता था दोस्तों, जिसमें आपका लार्ज शीट होती थी पेपर की, ठीक है, उसमें इसको जो है प्रिंटिंग की जाती थी, ठीक है। इनकी कह सकते हैं यानी कि बड़े आकार के पन्नों या कागजों से बनी पुस्तक, ठीक है, पहले जिसमें छपाई की जाती थी, ठीक है। चलिए अगला देखिए 17 नंबर आंसर करेंगे। शेक्सपियर्स द ट्वेल्थ नाइट ऑल्सो हैज़ अ टाइटल, ठीक है। विलियम शेक्सपियर का आप जानती हैं द ट्वेल्थ नाइट, इसका टाइटल पूछा है। ऑप्शन देखिए, व्हाट यू विश, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू विल, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर। ट्वेल्थ नाइट इसका टाइटल है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, व्हाट यू विल, ठीक है। व्हाट यू विल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कब आया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। ट्वेल्थ नाइट जो है ये आया था आपका फर्स्ट फोलियो में, अभी ऊपर बताया था ना फर्स्ट फोलियो, यानी कि 1623 में आया था, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आंसर करेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम ऑफ कॉल्डिस इज इनकम्प्लीट, आपको यहाँ पर बताना है कौन सी पोएम जो है कॉल्डिस की इनकम्प्लीट थी। लिरिकल बैलेट, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, कुबला खान, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर 18 का, तो राइट आंसर हो जाएगा कुबला खान या कुबलाई खान, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 का, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कैसे ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है ये कॉल्डिस का वर्क, तो पूछा जा सकता है आपको, ठीक। और बाकी कॉल्डिस के वर्क आपको सभी आपको याद रखने हैं सैमुअल टेलर कॉल्डिस के, जैसे द राइम ऑफ द अनसेंट मैरिनर आप सभी ने पढ़ा है, ठीक है। कुबलाई खान हो गया, कुबला खान हो गया, डिजेक्शन एंड ओड हो गया, ठीक है। और क्या क्या वर्क है इनके, क्रिस्टाबेल है इनका, ठीक है, पोएम है क्रिस्टाबेल, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इसका आंसर करेंगे। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्क ऑफ पी वी शैले, तो पी वी शैले का फर्स्ट वर्क पूछा है, तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अलास्टर, क्वीन मैप, द मास्क ऑफ एनार्की, या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर 19 का हो जाएगा दोस्तों क्वीन मैप, ठीक है। ये जो है इनका फर्स्ट वर्क है पी वी शैले का, ठीक। अगला 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। ऑल फूल्स डे इज एन एसे रिटन बाय विलियम हैजलिट, ए.जी. गार्डनर, चार्ल्स लैम्ब, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। ऑल फूल्स डे ये किसका ऐसे है बताइए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब का दोस्तों ऐसे है ऑल फूल्स डे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब की बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं सारे, ठीक है। इनका जन्म भी आपको ध्यान में रखना है, चार्ल्स लैम्ब का मैंने बताया था अभी आप ऊपर आपको। चार्ल्स लैम्ब का जन्म हुआ था 1775 में, ठीक है। इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स बताई थी, द एसे ऑफ इलिया, ठीक है, 1823 में आया था, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूँ एसे ऑफ इलिया, ठीक, 1823। उसके बाद लास्ट एसे ऑफ इलिया, लास्ट एसे ऑफ इलिया, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक। ये कब आया था इनका 1833, कई बार ये दोनों पूछे गए हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। बाकी टेल्स ऑफ शेक्सपियर आया था इनका 1807 में, ठीक है। टेल ऑफ रोजामेंड ग्रे आया था 1798 में आया था, ठीक है। तो ये सारे वर्क्स दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।